अब सिर दर्द कैसा है आपका? थोड़ी देर बड़े प्रेम से सिर दबाने के बाद ज्योति ने प्रकाश से पूछा। प्रकाश ने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है ज्योति। प्रकाश उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। दर्द उड़न-छू हो गया। अब मैं खुद को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। पर यह कमाल हर बार तुम कैसे कर देती हो? प्रकाश ने पूछा। कौन सा कमाल? ज्योति बोली। मेरे थके हारे शरीर और दिलो दिमाग में जीवन के प्रति उमंग और उत्साह भरने का कमाल। प्रकाश ने जवाब दिया। मैं कोई कमाल नहीं करती जनाब। उल्टा मैं जब आपके साथ होती हूँ तब मेरी जीवन बगिया के फूल खिल उठते हैं, ज्योति ने कहा। और जरूर उन्हीं खूबसूरत फूलों की शानदार महक मुझे यूं मस्त और तरोताजा कर जाती है। अपनी गर्दन घुमाकर प्रकाश ने जवाब दिया। बड़ी जल्दी शरारत सूझने लगी साहब, कहते हुए ज्योति के गोरे गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। तुम कितनी सुंदर हो ज्योति, अपना मुंह उसके कान के पास लाकर प्रकाश ने कोमल स्वर में कहा। एक बात मुझे अभी भी बहुत हैरान कर जाती है। कौन सी बात? ज्योति ने पूछा। हमारी जान पहचान अब 5 साल पुरानी हो गई है। सैकड़ों बार हम मिल चुके हैं, पर अब भी मुझसे मिलते ही तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर जाता है। यही बात मुझे हैरान करती है न कमाल की बात? अब जवाब दो कि जादूगर मैं हूँ कि आप? ज्योति शरारती अदा से मुस्कुराई। अपनी सांसें व्यवस्थित करने के बाद प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जादूगरनी तो तुम हो ही ज्योति। पहली मुलाकात के दिन से ही तुम्हारा जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। याद है आपको हमारी वह पहली मुलाकात? ज्योति ने पूछा। बिल्कुल याद है। मीठे खरबूजे चुनने में तुमने मेरी खुद आगे बढ़कर मदद की थी, और मैंने जब अपने खरीदे खरबूजे प्लास्टिक के थैले में डाले तो थैला ही फट गया और थैले में रखे आलू प्याज भी चारों तरफ बिखर गए थे। कितनी चुस्ती दिखाई थी आपने उन्हें समेटने में। भला 3-4 आलू प्याज निकालने को खरबूजे वाले के ठेले के नीचे घुसने की क्या जरूरत थी आपको? पुराना दृश्य याद करके ज्योति खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, अगर ठेले के नीचे न घुसता तो कील में अटक कर मेरी कमीज न फटती। अगर कमीज न फटती तो तुम अफसोस प्रकट करने की मुझसे ढेरों बातें न करती। तब हमारा आपस में न परिचय होता, न हम साथ साथ थोड़ी देर पैदल चलते। बस 15 मिनट के साथ साथ चलने में ही तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम का बीज पड़ा था मैडम। इसलिए मेरा ठेले के नीचे घुसना बहुत जरूरी था। यदि मैं ऐसा न करता तो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सर्वगुण संपन्न युवती के प्यार से वंचित रह जाता, या नहीं? प्रकाश का बोलने का नाटकीय अंदाज ज्योति को हंसा हंसा कर उसके पेट में बल डाल गया। तुमसे उस दिन मिलकर पहली नजर में ही तुम ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो। प्रकाश की गोद में सिर रखकर लेटते हुए ज्योति ने भावुक सुर में कहा। और जब बाद में तुम्हें यह मालूम चल गया कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है, तब तुमने उसकी तस्वीर को अपने दिल से क्यों नहीं निकाल फेंका? प्रकाश ने पूछा। बुद्धू, इतने सोच विचार में प्रेम कहाँ पड़ता है? प्रेम को अंधा कहा जाता है जनाब। जिससे हो गया बस हो गया, जिससे नहीं तो नहीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती प्रेम में। ठीक कहती हो तुम ज्योति। निशा के साथ मेरी शादी को हुए 18 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हमारे बीच प्रेम का अंकुर कभी जड़ ही नहीं पकड़ सका। एक दूसरे के दिलों में जगह ही नहीं बना पाए कभी हम। तुम्हारे मेरे साथ संबंधों की जानकारी होने के बाद उससे मेरे संबंध बहुत बिगड़ गए हैं ज्योति। प्रकाश बोला। मेरे कारण आप उनसे मत उलझा करें प्लीज। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं आपके जीवन में समस्याएं पैदा करूं। मेरा प्रेम आपकी सुख शांति और खुशियों के अलावा और कुछ भी नहीं मांगता। कहते हुए ज्योति की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। तुम कुछ मांगती नहीं, और मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ वह दे नहीं सकता। अपनी मजबूरियां देखकर कभी कभी मुझे लगता है मैंने तुमसे प्रेम संबंध जोड़कर तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। कहता हुआ प्रकाश उदास हो उठा। बिल्कुल गलत, ज्योति फौरन हंसकर बोली। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है प्रकाश। प्रेम से मिलने वाला सुख 7 फेरों का मुहताज नहीं होता। बस मुझे तुम्हारे होठों पर हंसी नजर आती रहे तो मैं अपने जीवन से, अपने हालात से, कभी शादी न करने के अपने फैसले से, तुम्हारे प्रेम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आई लव यू टू ज्योति, प्रकाश ने उसकी आंखों को चूम कर कहा। आई लव यू प्रकाश, ज्योति उसके कान में फुसफुसा उठी। तो मुझसे कभी दूर ना होना प्लीज, प्रकाश बोला। यह कभी नहीं होगा। यह कहते हुए ज्योति प्रकाश के आगोश में समा गई।
रात को प्रकाश के घर आने के बाद उसकी पत्नी निशा ने शयन कक्ष में घुसते ही प्रकाश से झगड़ने के अंदाज में पूछा, लंच के बाद ऑफिस से कहाँ गए थे आप? क्यों जानना चाहती हो तुम? प्रकाश ने भावहीन लहजे में उल्टा सवाल किया। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मुझे यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। पत्नी के अधिकार तुम कभी नहीं भूली ना निशा, और अपने कर्तव्यों के बारे में कभी प्रेम से सोचा ही नहीं है तुमने। प्रकाश बहुत धीमे स्वर में बुदबुदाया। मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? अगर गालियां देनी है तो सामने जोर से दो। निशा चिढ़ उठी। मैं गाली नहीं दे रहा हूं तुम्हें, प्रकाश ने गहरी सांस छोड़कर कहा। कहाँ गए थे आप लंच के बाद? निशा ने अपना सवाल दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कहाँ गया था, प्रकाश बोला। अच्छा, उसी चुड़ैल ज्योति के पास ना? निशा ने विषैले अंदाज में पूछा। प्रकाश ने जब काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं दिया तो निशा क्रोधित होकर बोली, ऐसे चुप्पी मारने से काम नहीं चलेगा। यह बात आप समझ लीजिए कि जवान होता बेटा कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है और आपकी बेटी भी जवान हो गई है और आपको खुद को इश्क करने से फुर्सत नहीं है। क्यों अपने और हम सबके चेहरे पर कालिक पुतवाने का इंतजाम कर रहे हैं आप? तुम बेकार की बातें करके अपना और मेरा दिमाग खराब मत करो निशा। ज्योति के कारण बच्चों की या तुम्हारी जिंदगी पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। तुम लोगों से छिनकर मैं उसे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, फिर तुम उससे शिकायत क्यों रखती हो? निशा बोली, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वह समाज ऐसे नाजायज संबंधों पर उंगलियां उठाता है। लोग हम पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाए, मेरे बच्चों पर मजाक उड़ाए। तुम्हारे इश्क के कारण हम मोहल्ले में सिर झुकाकर चलने को मजबूर हो जाएं, ऐसी हालात में कभी सहन नहीं कर सकती। मोहल्ले वाले ज्योति के वजूद से परिचित ही नहीं है, उन्हें बीच में लाकर बेकार शोर शराबा मत करो, प्रकाश बोला। ज्योति के पास कुछ वक्त गुजार कर मुझे सुकून मिलता है। मेरे सुख की, मेरी खुशियों की चिंता तुम्हें कभी नहीं रही निशा। फिर ज्योति और मेरे प्रेम संबंध को लेकर शिकायत क्यों करती हो तुम? प्रकाश का स्वर ऊंचा हो उठा था। प्रेम संबंध? निशा बोली। रखैल के साथ बने संबंध को प्रेम का नाम नहीं दिया जाता प्रकाश। रखैलें पुरुषों की जरूरतें पूरी करती हैं। तुमने उसे रहने को फ्लैट लेकर दिया है, उस पर अनाप शनाप पैसा खर्च करते हो। बदले में वह चुड़ैल तुम्हें क्या देती है? अपनी वासना को प्रेम मत कहो। और मैं इस संबंध का बिल्कुल सही विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं समाज में इज्जत से सिर उठाकर रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के खातिर उसके भविष्य के बारे में सोचती हूँ। निशा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। और मुझे इस मामले में समाज की कोई चिंता नहीं रही, प्रकाश बोला। ज्योति से मिलना जुलना मैं किसी कीमत पर बंद नहीं करूँगा। आपकी तो मति भ्रष्ट हो गई है, निशा ने कहा। मेरी समझ में कभी नहीं आया कि तुम क्यों उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो। उसके साधारण नैन नक्श है, वह बैंक में साधारण सी नौकरी करती है, व्यक्तित्व में उसके कोई जान नहीं है। कौन से सुर खाब के पर लगे हैं दिखाई देते हैं तुम्हें उसमें? जरा मुझे भी तो बताओ, निशा ने चुभते लहजे में कहा। उसका दिल सोने जैसा है, प्रकाश भावावेश से भर उठा। मुझ पर जान छिड़कती है वह, प्रेम बांटने की कला आती है उसे, पूरी तरह से समर्पित है वह मेरी सुख शांति के लिए। मुझे उससे वह सब मिला जो कभी मैंने अपनी पत्नी से पाने की कामना की थी और जो कभी मुझे तुम में नहीं मिला। मुझ में झूठे सच्चे दोष निकालकर तुम अपनी चरित्रहीनता को सही ठहराने की कोशिश मत करो प्रकाश। तुमने कभी मुझे दिल से प्रेम किया ही नहीं, फिर कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे पैर धो धो कर पीती रहती? आदमी संसार में जैसा बोता है वैसा ही काटता है, निशा ने कड़वे स्वर में जवाब दिया। प्रकाश बोला, तब तो तुमने भी जरूर कुछ गलत बोया होगा जो आज मैं तुमसे दूर हो गया हूँ। तुम गोरी हो, सुंदर हो, स्कूल में पढ़ाती हो, शानदार व्यक्तित्व है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे प्रेम में नहीं धड़कता। इस घर में सुख सुविधा की हर चीज है, यहाँ रसोई में बढ़िया खाना बनता है, लोग हमारी खुशहाली देखकर शायद हमसे कुड़ते होंगे, लेकिन मुझे इस घर में कभी सुख शांति नहीं मिली। ज्योति सिर्फ सादी चाय भी मुझे अगर पिलाती है तो मेरा मन तृप्त हो जाता है। वह कभी मुझसे ऊंचे स्वर में नहीं बोलती। मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके जीवन में न पैसा है, न कैरियर और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा। उसके असीम प्रेम ने, उसके समर्पण ने और उसके कभी मुझसे कुछ न मांगने के गुण ने लगाए हैं मुझ में सुरखाब के पर। प्रकाश ने अपनी बात समाप्त करके निशा की तरफ मुंह से मुंह फेर लिया। निशा ने नफरत भरे स्वर में कहा, तुम्हारे सिर से उस कलमुही के प्यार का भूत उतारने के मेरे पास और भी तरीके हैं। कभी यह उम्मीद न करना कि मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगी।
अपनी रखैल की मांग में सिंदूर भरने की खुशी तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। अपनी इस मजबूरी को मैं समझता हूँ, प्रकाश ने कहा, और इसी कारण खून के आंसू रोता हूँ। ज्योति को मांग का सिंदूर नहीं बल्कि मेरा प्रेम चाहिए। तुमने उसे कभी समझ नहीं सकोगी, न कभी उसकी बराबरी कर पाओगी। इस वार्तालाप के बाद उन दोनों के बीच बड़ी बोझिल खामोशी छा गई। प्रकाश उठकर ज्योति के पास से चला गया। ज्योति चाय का कप प्रकाश के हाथों में पकड़ाते हुए भावुक लहजे में बोली, जब से आए हैं तब से खोए खोए नजर आ रहे हैं आप। मुझे बताइए, कौन सी उलझन आपके मन को परेशान कर रही है? कुछ पलों की खामोशी के बाद प्रकाश ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है। निशा ने मुझसे कोई सलाह किए बिना उस दिन अपने और मेरे माता पिता व भाई बहनों को पार्टी देने का फैसला किया है। इसमें इतना चिंतित और परेशान होने वाली क्या बात है? ज्योति बोली, पिछले कुछ दिनों से निशा का मूड बड़ा अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? इसका क्या मतलब हुआ? मन ही मन मुझसे बेहद नाराज होते हुए भी वह बड़ी खामोश रहने लगी है। मुझे साफ एहसास हो रहा है कि मुझे तंग करने के लिए उसका दिमाग किसी योजना को जन्म दे चुका है। जन्मदिन वाली पार्टी में वह जरूर कुछ गुल खिलाने जा रही है। प्रकाश ने ज्योति से कहा, कोई गुल नहीं खिलेगा। आप बेकार की बातें सोचकर खुद को परेशान कर रहे हैं। ज्योति की मुस्कुराहट प्रकाश की आंखों में छाई हुई चिंता के भावों को कुछ कम कर गई। तुम दोनों में कैसा जमीन आसमान का अंतर है ज्योति। निशा की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। मेरे लिए उसके दिल में न प्यार है न सम्मान। वह मेरा जरूर कुछ अहित करेगी। यह विश्वास दिनों दिन मेरे दिल में मजबूत होता जा रहा है। प्रकाश ने कहा, इस शक को आप अपने दिल से निकाल फेंकिए। आप दोनों की चाहे कितनी ही न बनती हो, पर वे आपका बुरा नहीं सोच सकती। अगर हालात इतने बिगड़े होते तो वे आपके साथ रहना मंजूर न करके आपको तलाक दे देती। ज्योति ने प्रकाश को कोमल स्वर में समझाया। प्रकाश बोला, वह मुझे तलाक नहीं देती, क्योंकि उससे मेरी तलाक देने से पैदा होने वाली खुशी नहीं देखी जाएगी। तलाक उसकी हार का सबूत होगा, और उस जैसी घमंडी औरत के लिए हर शब्द मौत से बदतर मायने रखता है। तुम जैसी सीधी सादी सच्ची स्त्री निशा जैसी स्त्री के उलझे मन को कभी नहीं समझ सकती। प्रकाश के स्वर में अपनी पत्नी के लिए बड़ी नफरत भरी थी। अब आप उल्टी सीधे बातें बोलना और सोचना बंद कर अपना मूड सही कर लीजिए, ज्योति ने कहा, और एकाएक उसकी आंखों से भी आंसू छलक आए। तुमसे मेरा दुख, मेरी चिंता, मेरा परेशान होना बर्दाश्त नहीं होता है न ज्योति? नहीं, आपको खुश और सुखी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपके होठों की हंसी मेरी नज़रों में मेरी जान से ज़्यादा कीमती है जनाब। भाव विभोर होकर ज्योति ने प्रकाश की आंखों को चूम लिया। और तुम मेरी जान हो ज्योति, कहते हुए प्रकाश ने ज्योति को सीने से लगा लिया। 2 दिनों के बाद जन्मदिन की पार्टी हो गई। जैसा प्रकाश को आशंका थी, पार्टी में वैसा ही हुआ हंगामा। निशा, आज तुम मेरी नज़रों में पूरी तरह से गिर गई हो। जो तुमने आज जन्मदिन की पार्टी में कहा और किया है, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। पार्टी के बाद प्रकाश की आवाज़ में बहुत दर्द समाया हुआ था। मैंने क्या कोई बात झूठ कही है आज? निशा ने झगड़ालू स्वर में जवाब दिया। मेरे और तुम्हारे घर के लोग अब तक तुम्हें नेकदिल और चरित्रवान इंसान समझते थे। आज मैंने सबके सामने तुम्हारे नाजायज प्रेम संबंध का भंडाफोड़ करके तुम्हारी उस छवि को नष्ट कर दिया है। इसी बात से पीड़ा हो रही है ना तुम्हें? मेरे लिए तुमने जो जहर आज सबके सामने उगला है, वह मेरे लिए अप्रत्याशित नहीं था। प्रकाश बोला, ज्योति के लिए तुमने जिस गंदी भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वह सर्वथा गलत और अनुचित था। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। निशा बोली, उस कलमुही औरत के लिए मैंने जो कहा सबके बीच वह सब सच है, और उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगने का भविष्य में कभी सवाल ही नहीं उठेगा। निशा ने मजबूती से कहा। आज जितनी नफरत मैंने तुमसे कभी नहीं की, प्रकाश ने कहा, और आज मेरे दिल को बहुत शांति महसूस हो रही है तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारे और ज्योति के बारे में सब कुछ कहते हुए। अब मैं देखती हूँ कि कैसे उस रखेल के घर की दहलीज लांघते हो। कौन रोकेगा मुझे ज्योति के पास जाने से? प्रकाश ने माथे पर बल डालकर पूछा। मेरे और तुम्हारे घर वालों का दबाव तुम्हारे पैरों में बेड़ियां पहनाएगा। मेरी तो तुमने कभी सुनी नहीं, पर अब दोनों तरफ के बड़ों के कहा अनसुना नहीं कर पाओगे। कहते हुए निशा के होठों पर कुटिल मुस्कान उभरी। एक बात की चेतावनी तुम मेरी तरफ से सबको दे देना। प्रकाश का स्वर एकाएक चट्टान सा कठोर हो गया।
अगर ज्योति से किसी ने कुछ कहा या उसके नाखून तक को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। वाह, एक बाजारू औरत की इतनी चिंता। निशा, प्रकाश गुस्से से दहाड़ उठा। चिल्लाओ मत, और जिससे जो कहना हो खुद कहना। मैं तो चली चैन की नींद सोने। अगले दिन प्रकाश ऑफिस से सीधे दोपहर में ज्योति के यहाँ जा पहुंचा। प्रकाश को दोपहर का खाना खिलाने के बाद ही ज्योति ने उसे बड़े शांत स्वर में बताया, आज सुबह आपकी माताजी, बड़ी बहन और बड़ी साली मुझसे यहाँ मिलने आई थीं। क्या कहा उन लोगों ने तुमसे? देखो, मुझसे कुछ मत छिपाना, एक एक बात बताओ मुझे। प्रकाश की आंखों में गुस्से के भाव जाग उठे। आपसे दूर हो जाने के लिए मुझे धमका रहे थे सब। ज्योति का गला एकाएक भर आया। मैं उन्हें कैसे समझाती कि आपसे दूर होकर मेरे लिए जीना अब असंभव है। अपने प्रेम के हाथों में मजबूर हूँ और वे मेरी इस मजबूरी को समझने को तैयार नहीं थे। तुम्हारी मनोदशा को वे तभी समझ सकते थे जब उनके जीवन में प्रेम की एकाध किरण कभी उतरी हो। मैं उन तीनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, प्रकाश बोला। प्रेम शब्द का सही अर्थ समझ पाना उनके लिए असंभव है। प्रकाश ने खिन्न स्वर में अपनी बात कही। वे तीनों बहुत गुस्से में थीं। मैंने उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं माना, पर अब वे सब आपके लिए जरूर परेशानियां खड़ी करेंगी। कुछ यह सब सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हो उठता है। कहते हुए ज्योति की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उनसे निपट लूंगा ज्योति, तुम रो मत। कहते हुए प्रकाश ने उसके आंसू को पोंछ डाला। आप मेरे लिए उनसे लड़ना झगड़ना मत। अच्छा ठीक है, पर ऐसा इंतजाम मैं जरूर कर दूंगा कि आज के बाद उनकी तुमसे मिलने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश, मेरा दिल घबराने लगा है। हम इतने सुखी थे, पर अब दूसरों की दखल अंदाजी मन में चिंताएं पैदा करने लगी हैं। पता नहीं क्या होने जा रहा है। प्रकाश के सीने से लगने के बावजूद ज्योति का मन भय से कांप रहा था। इधर निशा बहुत परेशान और गुस्से में नजर आ रही थी। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि एक समझदार 45 साल की उम्र का इंसान किसी स्त्री के इश्क में ऐसा पागल हो सकता है कि अपनी माँ और बड़ी बहन को अपने घर में कदम रखने से भी मना कर दे। शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऐसे गंदे व्यवहार पर। शाम को प्रकाश के घर पहुंचने पर निशा बोली, प्लीज खामोश रहो निशा, इस वक्त कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग और खराब न करो। प्रकाश बहुत तनावग्रस्त नजर आ रहा था। हम सभी आपके हितैषी हैं प्रकाश, ज्योति से संबंध तोड़ लेने की हमारी सलाह आप मान लीजिए। निशा ने उसे शांत लहजे में समझाने का प्रयास किया। उससे संबंध तोड़ लेना मेरे लिए संभव नहीं है, प्रकाश बोला। क्यों संभव नहीं है? निशा ने पूछा। क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्रेम किया है। उससे दूर होने का अर्थ उसे जबरदस्त धोखा देना होगा। वह उस सदमे को सहन नहीं कर सकेगी और अपनी जान दे देगी। ऐसी फिल्मी बातें मत करिए मेरे सामने, निशा चिढ़कर बोली। आप जब उसकी आंखों से दूर रहने लगेंगे तो वह आपको भूलने लगेगी। कुछ दिन आंसू बहाकर बदली स्थिति को स्वीकार कर लेगी वह। उस जैसी तेज औरत की जिंदगी में दूसरा प्रेमी आने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। वह बहुत चालाक लड़की है। ज्योति को तुम समझती नहीं हो निशा, लिहाजा उसके बारे में उल्टे सीधे अंदाज मत लगाओ। मैं इस विषय पर और ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। कहता हुआ प्रकाश ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम की तरफ चल पड़ा। अपनी रखैल से संबंध कायम रख के अगर तुमने मुझे बेइज्जत करना जारी रखा तो मैं भी तुम्हारा जीवन बद से बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। निशा की चेतावनी देर तक प्रकाश के कानों में गूंजती रही थी। फिर भी वे दोनों मिलते रहे। एक दिन ज्योति ने प्रकाश का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, पिछले 3 महीनों में कितने कमजोर हो गए हैं आप। हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई लोगों से ज्योति, प्रकाश ज्योति से कह रहा था। उसके स्वर में निराशा और बेबसी के भाव थे। मैं तंग आ गया हूँ अपने और अपने परिवार वालों की दिन रात की झिकझिक से। मालूम है कभी कभी मेरा दिल क्या करने को करता है? क्या? ज्योति ने पूछा। यही कि जो भी मेरे खिलाफ जहर उगले उसे गोली मार दूं या अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। मैं तुमसे दूर होकर नहीं रह सकता। यह क्यों नहीं समझ पाते माँ और निशा? कहते हुए प्रकाश की पलकें गीली हो उठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ज्योति एकाएक फुट फुट कर रो उठी। मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते नहीं देख सकती। आप मेरे दिल में बसे हैं। मैं बदनसीब आपके जीवन में खुशियां भरने के बजाय दुख, चिंता और तनाव भरने का कारण बनती जा रही हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा प्रेम आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं आपको ऐसे उदास और परेशान नहीं देख सकती।
तुम्हारी आंखों से बहते आंसू देखकर मेरे दिल को बहुत पीड़ा होती है ज्योति। रो मत प्लीज। प्रकाश की बाहों में कैद होने के बावजूद ज्योति का रोना बहुत देर तक बंद नहीं हुआ। लेकिन आज ज्योति ने मन ही मन अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया था। प्रकाश वहां से निकला तो अचानक उसे याद आया कि मोबाइल तो ज्योति के रूम में ही भूल आया। जब लेने गया तो देखा कि ज्योति इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। घर आने पर निशा ने प्रकाश का उतरा चेहरा देखकर चिंतित स्वर में पूछा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? इतनी देर कैसे लग गई घर आने में? प्रकाश रूंधे गले से बोला, तुम सब हत्यारे हो। तुम सब ने मेरी ज्योति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। वह आज मुझे अकेला छोड़कर बहुत दूर चली गई है मुझसे। हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं आप? उसकी आत्महत्या के लिए वह खुद जिम्मेदार थी। अपने जीवन को उलझाने के लिए, दूसरों के लिए कांटे बोने वाले का अंत सदा ही दुख और पीड़ा से भरा होता है। इसे ही कहते हैं भगवान का इंसाफ। हम सबके मुकाबले वह कहीं ज़्यादा नेक और सरल इंसान थी निशा। मैं ही उसकी ज़िंदगी में ना आया होता तो वह आज जिंदा होती। ज्योति, ज्योति तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अपने हाथों में मुंह छिपाकर प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा तो निशा पैर पटकती रसोई की तरफ चली गई। कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी की सगाई समारोह की समाप्ति के बाद अकेले में निशा प्रकाश से उलझ पड़ी। इस खुशी के मौके पर आज दिन भर क्यों मुंह लटका रहे हैं आप? अब मेहमानों को मुझ पर हंसने का मौका देने में आपको क्या मजा आता है? जो हो गया सो हो गया। मैं ऐसी कोई गलत प्रयास जानबूझकर नहीं करता निशा, प्रकाश ने थके हारे स्वर में जवाब दिया। लेकिन आपकी उदास सूरत देखकर तो लोग यही अंदाजा लगाते हैं ना कि आप अभी तक अपनी मृत प्रेमिका को भूले नहीं हैं। मैं तुम्हें खुश और संतुष्ट नहीं रख सकती, इस कारण वे मुझ पर हंसते हैं। ज्योति की यादों को भुलाना मेरे वश में होता तो मैं वैसा जरूर करता निशा। मेरे कारण तुम खुद को परेशान करना छोड़ दो प्लीज, प्रकाश बोला। आप हंसना मुस्कुराना फिर से शुरू कर दीजिए। निशा का स्वर कुछ कोमल हो उठा। ज्योति की याद में अगर ऐसे उदास और बुझे बुझे रहेंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा। अब और ज़्यादा जीना नहीं चाहता मैं निशा, मेरी फिक्र ना किया करो। प्रकाश का स्वर इतना टूटा और उदासी से भरा था कि निशा को अपना गला भर आया महसूस हुआ। प्रकाश का तबीयत दिन पर दिन खराब होता जा रहा था और इधर उसके बेटे की भी शादी हो गई थी। एक दिन निशा ने अपनी बहू के हाथ से पानी का गिलास लेकर प्रकाश को पकड़ाया और चिंतित स्वर में बोली, आप अपनी दवा ले लीजिए, आपकी घबराहट और बेचैनी जल्दी ही कम हो जाएगी। दवा खाने के बाद प्रकाश ने गहरी सांस छोड़कर कहा, अब दवा खा खा कर मैं उब चुका हूँ निशा, पता नहीं कब इन गोली कैप्सूलों से छुटकारा मिलेगा। आप कोशिश करें तो जल्दी ही आपकी तबीयत में सुधार होने लगे। निशा की आंखों में अचानक आंसू छलक आए। देखिए, अब तो घर में बहू भी आ गई है। मुझे तो आप जीवन भर नाराज रहें मुझसे। नहीं कि मैंने आपकी सेवा की, मैं यह मान लेती हूँ, पर अब तो घर में बहू है, उसे सेवा करने दीजिए। उसके कारण हंस बोल लीजिए। मैं आपकी आंखों के सामने आना ही बंद कर दूंगी, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि खुश रहा करिए। ज्योति की मौत के बाद से आप एक बार भी तो सही ढंग से कभी नहीं हंसे। ज्योति की आत्महत्या ने मेरे अंदर तक मुझे तोड़ डाला है, प्रकाश बोला। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सदा के लिए चला गया कि मुझे अपना जीवन नीरस और बेकार लगने लगा है। सच तो यही है कि उसे भी मैं सुख नहीं दे पाया और तुम्हें भी परेशान रखा है आज तक। अब मुझे मौत ही। निशा ने प्रकाश के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर रुआंसी आवाज में बोली, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बिगड़ी हालात के लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानना बंद करो निशा। अगर मुझे बहुत पहले यह अंदाज़ा हो गया होता प्रकाश कि ज्योति से अलग होकर आपकी सेहत इतनी खराब हो जाएगी कि आप जीने की चाह और उत्साह भी खो देंगे, तो मैं आपको आज़ादी दे देती। ज्योति के चले जाने के बाद भी तो आप मुझे नहीं मिल पाए। यूँ साथ साथ रहने से क्या होता है? कहते कहते निशा सुबकने लगी थी। लेकिन उस समय निशा को अपनी और अपने बच्चों की भी चिंता थी। प्रकाश ने निशा का हाथ थपथपाकर बेबस स्वर में कहा, मैं ऐसा करती अगर ऐसा होता। ऐसे वाक्य सोचने विचारने से कोई फायदा नहीं निशा। अपने दिल, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपनी कामनाओं के हाथों हम सब मजबूर हैं। ये मजबूरियां हमसे जाने अनजाने सब कुछ करा लेती हैं। बाद में पछताने और आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। हमारा जीवन बेहतर गुजर सकता था अगर मैं कुछ समझदारी से काम लेती, निशा बोली। यह बात मुझ पर भी तो लागू होती है निशा, सभी पर लागू होती है।
लेकिन अतीत तो सदा के लिए हाथ से निकलकर खो जाता है। इस तरह सोचकर खुद को दुखी ना करो, अब सोने की कोशिश करो। हाथ बढ़ाकर प्रकाश ने बत्ती बुझा दी, पर उन दोनों की आंखों से नींद बहुत देर तक दूर रही थी। अचानक हार्ट अटैक आने से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पलंग पर लेटे प्रकाश से निशा ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर महेश शहर के सबसे काबिल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा लिखी दवाओं के शुरू होते ही आप जल्दी ठीक होने लगेंगे। 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है मुझे निशा, अब मैं क्या ठीक होऊंगा। प्रकाश के होठों पर उदास सी मुस्कान उभरी। प्रकाश की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उदासी और निराशा का शिकार होकर आपने अपने शरीर को घुन लिया है। ज्योति को भूल जाने की कभी दिल से कोशिश ही नहीं की आपने। आपकी यही नासमझी आज आपको यहाँ तक ले आई है। कम से कम अब तो। भावावेश का शिकार होने के कारण निशा का गला अचानक रुंध गया था। तुम ठीक कह रही हो निशा। ज्योति ने जिस दिन आत्महत्या की उसी दिन से मेरी जीने की चाह जाती रही। अपनी मौत का साया मुझे अब सपने अपने सिर मंडराता साफ नजर आ रहा है। पर मेरी मौत के दिन की उल्टी गिनती तो ज्योति की मौत के साथ ही शुरू हो गई थी। मेरी नासमझियों के कारण तुम मुझे माफ़ कर देना। प्रकाश की आवाज़ तभी उसके सिर के ऊपर लगी मशीन से निकलने वाले खतरे के अलार्म की आवाज़ में दब गई थी। डॉक्टर और नर्सों की भीड़ को प्रकाश की तबीयत संभालने के प्रयास में जी जान से लगा देख निशा का चेहरा अपने पति की संभावित मौत की आशंका से पीला पड़ गया था। वह बेहद दुखी व कांपती आवाज़ में बुदबुदा उठी, तुम खुशकिस्मत हो प्रकाश। तुम्हें जीवन के एक मोड़ पर ज्योति का सच्चा प्यार मिला तो सही, लेकिन मैं तो बदकिस्मत, न तुम्हें प्रेम कर पाई न तुम्हारा प्यार पा सकी। वक्त रहते काश मैंने खुद को बदल लिया होता, तुम्हें ज्योति को सौंपने की समझदारी दिखाई होती। तुम भी मुझे माफ़ कर देना। निशा की बात पूरी होने के साथ ही प्रकाश के बीमार दिल ने सदा के लिए धड़कना बंद कर दिया था। और अब निशा को बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन वह भी क्या करती। उसे भी तो प्रकाश को पाने की चाह थी। वह कैसे अपने पति को दूसरे के हाथों सौंप देती। हाँ, दिल के हाथों सभी लोग मजबूर हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।